स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 15 अगस्त 2023 को इंडिया अपना 77वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा। पिछले 77 सालों में हमने अनेकों चुनौतियों का सामना किया, चाहे वो पार्टीशन के बाद माइग्रेंट क्राइसिस हो, कश्मीर का मुद्दा हो जो पाकिस्तान के साथ हमारी आज़ादी के बाद से ही चलता आ रहा है, चाइना के साथ हमारा युद्ध, 1971 की वॉर, इमरजेंसी का दौर, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड सक्सेसिव अनस्टेबल गवर्नमेंट ऑफ लेट 90s। इंडिया ने बहुत कुछ झेला, लेकिन उसके बाद भी हमारे कदम आगे बढ़ते रहे और शायद यही वजह है कि आज हम हमारे अमृत काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस अमृत काल में प्रवेश करते समय ये आपको बता दूं कि पिछली जितनी चुनौतियां हमने सामना की, ठीक है, जितनी चुनौतियों का हमने सामना किया, वहां पर हर सरकार का ये उद्देश्य रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाए। इकोनॉमी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ा एक लैंडमार्क डिसीजन कब लिया गया? आज से 9 साल पहले, जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया। आजादी के बाद से ही हालांकि हमने कोशिश की कि जहां हम कृषि प्रधान इकोनॉमी थे, आवर इकोनॉमी वाज एग्रीकलचर ओरिएंटेड, वहां से ये जरूरी था कि हम सेकेंडरी सेक्टर को इंप्रूव करें। सेकेंडरी सेक्टर में हमारी इंडस्ट्रीज आती हैं, बट समहाउ ये स्टेज हमने मिस कर दी और हम सीधा पहुंच गए LPG रिफॉर्म्स के बाद सर्विस सेक्टर बूम की तरफ। अब नो डाउट सर्विस सेक्टर की हमारी GDP में बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारी ये जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ वाले पॉपुलेशन वाला इंडिया, 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाला हमारा कंट्री इंडिया, हमें हमारे स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी सेक्टर की जरूरत है, क्योंकि मास एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री से ही हो सकती है। और इसी के चलते 2014 में सरकार ने अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसको 9 साल हो चुके हैं और इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे उस समय पर, वो ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमने सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट करना है, जिससे कि हम जॉब्स को प्रमोट कर सकें। इंपोर्ट्स जो कि हमारे ऊपर बहुत बर्डन है, कई सारी चीजों का आयात करना पड़ता है और उसके लिए पैसा खर्चना पड़ता है, जो बर्डन बन जाता है देश पर, उसको सब्स्टिट्यूट करना है कि हम डोमेस्टिकली ही ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर कर सकें कि दूसरों के ऊपर निर्भर हमें ना करना पड़े। इसी के चलते करंट अकाउंट डेफिसिट को हम रिड्यूस करना चाहते थे। करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली एक बटुए की तरह आप समझ सकते हो, ये आपका पर्स है। इस पर्स में अलग अलग आपने करेंसीज रखी हैं, जैसे कि डॉलर, जापानीज येन, चाइनीज युआन, और उसमें होता क्या है कि अगर आप कुछ इंपोर्ट करोगे सामान तो ये डॉलर आपका बाहर जाएगा, और अगर आप चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको बाहर की कंट्री से डॉलर मिलेगा। लेकिन क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा होते हैं तो ये बटुआ डेफिसिट हो जाता है, राइट। तो हम यही चाहते थे कि मैन्युफैक्चरिंग घर पे करें ताकि करंट अकाउंट डेफिसिट कम से कम हमारा हो। दूसरा, रुपए को भी हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, क्योंकि अगर भारत मैन्युफैक्चर कर रहा है और पूरी दुनिया को यह मालूम है कि भारत में बनने वाले गुड्स की हमें जरूरत है और इंडिया को भी पता है कि उनको हमारी जरूरत है, तो हम कह सकते हैं कि अगर आपने हमसे सामान लेना है तो रुपए में ट्रेड करना होगा। तो क्या हो सकता था कि इंडिया एक कंट्री B के साथ डील कर रहा है, ये कह रहा है कि आप मुझे रुपए में पेमेंट लोगे, ठीक है, मुझे पेमेंट आप रुपए में दोगे और मैं भी आपसे जो सामान लूंगा वो भी रुपए में पे बैक करूंगा, ठीक है। तो कुछ रुपया का इसने एक काफी सारा सामान, रुपए का एक सरप्लस इसने बना के रख दिया। इसका फर्दर ट्रेड C के साथ हो रहा है, जो अगेन इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है अपने इंपोर्ट्स के लिए, कई गुड्स हमसे खरीद रहे हैं, तो ये भी क्या करेगा, रुपी बनाएगा। उस रुपी से क्या है कि कुछ रुपी हमारे साथ ट्रेड करने में यूज होगा, कुछ B और C आपस में ट्रेड कर सकते हैं। तो डॉलर को बेसिकली हम रिप्लेस कर सकते हैं अगर ध्यान से सोचा जाए। तो इसमें बेसिकली अब हमारी क्या रणनीति आ रही है इसको सोचना है। लेकिन उससे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के सक्सेस के बारे में आपको बताना चाहता हूं। देखो 9 साल बाद क्लियरली FDI इनफ्लोस को अगर आप देखोगे तो ये लगभग दुगने हो गए हैं जो किसी समय पर पहले हुआ करते थे 2013-14। तब $45 बिलियन की FDI होती थी। 2021 के समय तक ये FDI का स्तर $83.6 बिलियन चला गया और कहा जा रहा है कि 2023 के पूरा होते होते $100 बिलियन हम FDIs में अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे निवेश हो रहा है, निवेश होने से जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी बढ़ रही है। सो दिस इज अ गुड थिंग। इसी के साथ साथ हमारे एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा बूम हुआ है। हमारे अगर सिर्फ सिंपल एक सेक्टर देखें, खिलौनों का सेक्टर, खिलौनों के सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 2013 के समय में अगर हम कंपैरिजन करें 2013 को और 2022 को, तो 636% से इजाफा हुआ है सिर्फ टॉय सेक्टर में। और अगर हम ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 यानी कि पिछले साल, ये जो साल अभी कंप्लीट हुआ है इससे भी पिछला साल 2022 के मुकाबले 2023 में फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 इसमें हमारे एक्सपोर्ट्स में 49% इंक्रीज हुआ है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ग्लोबल डिमांड कम थी, कोविड लॉकडाउन का असर था।
और इस 49% में से 30% ग्रोथ जो हमने देखी है वो हमने हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में देखी है, जो सबसे ज्यादा बूम कर रहा है। और भारत में तमिलनाडु ये इलेक्ट्रॉनिक हब बनता जा रहा है, हमारे देश का भी और पूरी दुनिया का भी। तभी फॉक्सकॉन जैसी इंडस्ट्रीज भी तमिलनाडु में निवेश करने में काफी इंटरेस्टेड है। उनकी ऑलरेडी एक एस्टैब्लिशमेंट चेन्नई में मौजूद है और कांचीपुरम में वो सोच रहे हैं कि तमिलनाडु में कुछ निवेश किया जाए और भारत की बढ़ती और ग्रो करती हुई अर्थव्यवस्था का कुछ फायदा उठाया जाए। राइट, तो यहां पे सो फार तो सो गुड है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि जहां हम कोशिश ये कर रहे थे कि एक्सपोर्ट्स हम बढ़ाएं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाएं, तो वो तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हम इंपोर्ट्स के ऊपर निर्भर हैं। अभी भी अगर हम देखें कि हमारा मर्चेंडाइज इंपोर्ट कितना है, मर्चेंडाइज इंपोर्ट आप सब समझते हैं कि ये बेसिकली दो तरह की चीजें होती हैं जिनका हम निर्यात करते हैं। एक होता है सर्विसेज, एक होता है गुड्स। सर्विसेज में किस तरह की सर्विसेज एक्सपोर्ट हो सकती हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल। और गुड्स में क्या हो सकते हैं? लेट्स से कुछ इलेक्ट्रॉनिक की आइटम है, ये मर्चेंडाइज में आएगा। तो मर्चेंडाइज में आज भी हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि हमारे गुड्स का इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। और इसमें अगर ध्यान से हम गौर करें तो 6 सेक्टर हैं जो हमारे पूरे के पूरे इंपोर्ट बर्डन का 80% हिस्सा फॉर्म करते हैं। 82% हिस्सा 6 सेक्टर से आ रहा है। सेक्टर कौन से हैं? कच्चा तेल, ठीक है, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, कोयला, ठीक है, कोक एंड कोल, डायमंड प्रेशियस मेटल्स, ये तीसरा सेक्टर है। केमिकल्स, जिसमें फार्मास्यूटिकल केमिकल भी आते हैं, रबर आता है, प्लास्टिक आता है, ये हमारा चौथा सेक्टर है। 5वां इलेक्ट्रॉनिक्स है और 6ठा मशीनरी। और इसमें अगर ये आधुनिक बदलते युग के जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी, इन दोनों की कंट्रीब्यूशन देखें तो ये 20.4% भारत का इंपोर्ट बनाते हैं। राइट, तो इस सर्ज की वजह से जहां माना जा रहा था कि मेक इन इंडिया से में ये फायदा होगा कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट घटेगा, वो नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ रहा है। 1.2% से वो 2% जा रहा है। अब इसमें भारत ने बनाया है एक बहुत बड़ा प्लान टू टैकल दिस प्रॉब्लम। इस प्लान को द बिग बैनिंग गेम भी कहा जा रहा है। क्या है ये बिग बैनिंग गेम, क्यों इसको कवर करना जरूरी है और क्या क्या चैलेंजेस हम इसमें फेस कर सकते हैं, इस पूरे मुद्दे को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको फटाफट बता दूं कि अगर आप यूपीएससी आईएएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि इस समय आप बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। आप हमारे साथ हमारे P2I बैच में एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड CS Live, जिससे कि आपको हाईएस्ट एवर डिस्काउंट पे ये कोर्स मिल जाएगा। यूजुअली ये 30,000 का कोर्स होता है, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर यह कोर्स आपको मात्र 26,999 रुपए में मिल जाएगा और ये कोड आपको इस्तेमाल करना है। इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन अभी सिर्फ ओरिएंटेशन चली है, उसके रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी और एक्चुअल स्टडी आपकी अभी शुरू होनी है। तो जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके इसमें एनरोल कर लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, ज्ञानवानी सेशंस होंगे जो आपके मोटिवेशन सेशंस होते हैं, उसी के साथ 1-to-1 मेंटोरशिप रहेगी, जिसमें कि एक डेडिकेटेड कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाएगा। कभी भी कोई समस्या आए, चाहे वो क्लास में सेल्फ स्टडी करते टाइम आए, टेक्निकल डाउट, या फिर बुक्स ना समझ लगे कौन सी पढ़ूं कौन सी ना पढ़ूं, या टाइम मैनेजमेंट, इस मेंटोर के साथ जिन्होंने खुद भी यूपीएससी के प्री मेंस लिखे हुए हैं, इंटरव्यू तक भी कई लोग पहुंच चुके हैं, तो वो आपकी मदद कर सकते हैं और भरपूर गाइडेंस दे सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस डेली हम एक आंसर आपको देते हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उस पर फीडबैक देते हैं, आपकी इंप्रूवमेंट होती है। वीकली रिवीजन टेस्ट है, एक हफ्ते में आप अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर प्रोग्राम है जिसमें कि वीडियो रहता है और अलॉन्ग विद दैट एक क्रक्स डॉक्यूमेंट रहता है जिसको प्रिंट फ्रेंडली फॉर्मेट में आप प्रिंट भी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो करंट अफेयर्स पर बहुत मजबूत ग्रिप बनेगी, क्योंकि इसमें आपको समझ आ जाएगा कि करंट अफेयर्स की सही अप्रोच क्या है। अलॉन्ग विद दिस हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट आपको मिलेगा, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं देनी, और प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी इस कोर्स में इंक्लूडेड है। तो 27,000 रुपए में दोस्तों क्रैश कोर्स प्रीलिम्स का भी मिल रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, वीकली टेस्ट भी मिल रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस जब प्रीलिम्स के बाद मेंस हम स्टार्ट करेंगे, चाहे आपका प्री क्लियर हो या ना हो, आपको मेंस का भी क्रैश कोर्स मिलेगा। इसमें हमारी 3-to-1 अप्रोच फॉलो करेंगे। इसमें 3 दिन हम इश्यूज का एनालिसिस करेंगे 360 डिग्री अप्रोच को फॉलो करके, 2 दिन हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और 1 दिन करंट अफेयर्स की अच्छी जानकारी ग्रास्प करके आंसर्स में उसको कैसे इंटीग्रेट करना है उसको डेडिकेट किया जाएगा, जिससे कि कैसा भी सवाल आ जाए मेंस में आप उसको टैकल कर सकते हैं। ये भी बिना किसी एडिशनल चार्ज के आपको मिल रहा है। और इसमें इन 2 दिन जो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको 12 फुल लेंथ टेस्ट भी दिए जाएंगे। तो इसमें जल्दी कीजिए, CS Live कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट लीजिए। और इंटरव्यू के समय पर भी आपको बता दूं, वहां तक भी पूरी गाइडेंस मिलेगी। फर्दर जानकारी अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे @HELLOCHAN
DAN, यहाँ पर मेरे को आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जिसको फॉलो करके आप टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ जुड़े रह सकते हैं। इंस्टाग्राम पर यहाँ पर जरूर मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, इधर भी मैं टाइम टू टाइम गाइडेंस देता रहता हूं। दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत किस तरह से इंपोर्ट्स की अपनी इस समस्या का समाधान कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर इंडिया ने क्या किया, रिसेंटली पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के आयात के लिए एक मैंडेटरी लाइसेंस लगा दिया। ठीक है, इसमें हो क्या रहा था कि अब होगा कि लिमिटेड डीलर्स, फिक्स डीलर्स होंगे जिनके थ्रू ये लैपटॉप्स और पर्सनल कंप्यूटर्स इंपोर्ट किए जाएंगे, ताकि इनसेसेंट इंपोर्ट हम ना करते रहें, कि अंधाधुंध इंपोर्ट नहीं हो रहे, जिससे कि हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं तो उनको क्या कहा जाता है, डंपिंग। ठीक है, चाइना जैसे कंट्रीज इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं कि वो कई बार एक कमोडिटी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, किसी दूसरे देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए, मान लीजिए ये मार्कर बनाया उन्होंने, उनके देश में मार्कर $10 का बिक रहा है, हमारे देश में लेट से $7 की वैल्यू चल रही है, तो वो कुछ ऐसा करेंगे कि इसको बहुत सस्ता, ताकि हम मार्कर बनाने वाली इंडस्ट्री हमारी ब्लूम ही ना कर सके, वो इसको $5 में बेचना शुरू कर देंगे। जब $5 में मार्कर बिकेगा, ज्यादातर लोग वही लेंगे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स का कोई सामान नहीं लेगा, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद चाइना अपनी मर्जी से सामान के प्राइसेस भी बढ़ा सकता है, राइट। तो इस चीज को कॉज ऑफ कंसर्न है ये, और इसके लिए हमने एक मैंडेटरी लाइसेंस की पॉलिसी स्टार्ट की। ठीक है, अब इस लाइसेंस पॉलिसी को हम और ज्यादा एक्सपैंड करने लगे हैं। लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के साथ साथ अब कैमरा, प्रिंटर, हार्ड डिस्क और टेलीफोनिक पार्ट्स के ऊपर भी ये लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसका रीजन ये है दोस्तों कि ये इक्विपमेंट्स जो हैं ये बहुत ज्यादा डिमांड में है। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन का भी बूम जो है उसकी वजह से ये कैमरास, हार्ड डिस्क, टेलीफोनिक पार्ट्स, इनकी काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। ज्यादा डिमांड होने की वजह से हम इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इंपोर्ट की वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारी नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही है, और ताकि ये नेगेटिवली इंपैक्ट ना हो, हम इंटरवीन कर रहे हैं थ्रू लाइसेंस पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें $10 बिलियन, ये जो इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, इससे $10 बिलियन का हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो कहीं ना कहीं हम कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ा स्टेप जो इंडिया ले रहा है, वो ले रहा है ITA 1 एग्रीमेंट के संदर्भ में। ITA 1 एग्रीमेंट एक ऐसी रणनीति है जो डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज को एक तरीके से बेवकूफ बना के शायद साइन करवा ली। हुआ यह था कि 90 के दशक में इंटरनेट का दौर चल रहा था, इंटरनेट ब्रूम हो रहा था, रेवोल्यूशनराइज हो रहा था, कि इंटरनेट की रेवोल्यूशन आ रही थी। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय पर चुनिंदा देशों के पास ही उसकी इक्विपमेंट्स बनाने की कैपेबिलिटी थी, क्षमता थी, जिससे कि इंटरनेट का इस्तेमाल बाकी लोग कर सकें। कॉन्सिक्वेंटली इन कंट्रीज ने क्या कहा कि हम क्यों ना बैठ के एक संधि करें, इस संधि के अनुसार हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ताकि वो आपके देश में भी कंज्यूमर्स को बड़ी आसानी से मिल जाएं, तो इस पे ड्यूटीज नहीं लगाते। इसमें आपके कंज्यूमर्स का बहुत फायदा है, लेकिन एक्चुअल फायदा इनको हो रहा था। इन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा। 1996 में साइन की गई इस एग्रीमेंट का आज के समय पर असर बड़ा ही अजीब सा हो रहा है, क्योंकि इस एग्रीमेंट के अंदर 126 देश हैं, लेकिन उनमें से 114 देश नेट इंपोर्टर्स हैं। तो यहां पर ड्यूटी ना लगने का फायदा दूसरे कंट्रीज जो ये इक्विपमेंट्स बना के बेच रहे हैं उनकी कंपनीज को हो रहा है। और अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंट्रीज हैं जो 80% एक्सपोर्ट्स करते हैं इस एग्रीमेंट के अंदर, राइट। एक चाइना, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, जर्मनी, जापान, यूएस, ये कंट्रीज हैं जो 80% एक्सपोर्ट्स करते हैं, राइट। तो इंडिया यही चाहता है कि एक ऐसा समय था जब हम में क्षमता नहीं थी, तब हम नहीं कर सकते थे। आज हम में क्षमता है, आज हम अपने इक्विपमेंट्स बना सकते हैं। तो ये जो 250 प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर कोई ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, इसको हटाना पड़ेगा। हमें इंपोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ेगी ताकि हमारा डोमेस्टिक सेक्टर बूम हो सके। और इसी को दोस्तों कहा जा रहा है द बिग बैनिंग गेम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है द बिग बैनिंग गेम ऑफ इंडिया, जिसमें ITA 1 एग्रीमेंट जो कि जस्टिफाइड नहीं है, जो कि फेयर नहीं लग रही, तो इंडिया उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज लगाएगा या फिर कुछ प्रोडक्ट्स पर बैन भी लगा सकता है। ठीक है, और सीधी सी बात है कि इंडिया इस वक्त G20 का प्रेसिडेंट है। G20 में टाइम एंड अगेन हमने कहा है कि हम ग्लोबल साउथ की वॉइस बनेंगे। कॉन्सिक्वेंटली ग्लोबल साउथ के कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज इस एग्रीमेंट के चलते नुकसान में है, उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है और उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है इसका, उनकी अपनी कैपेसिटी कम हो रही है इन सारी प्रोडक्ट्स के निर्माण में, राइट। तो यहां पर इंडिया एक लीड ले सकता है और पूरे के पूरे ग्लोबल साउथ को साथ लेके चल सकता है। और जाहिर सी बात है, इंडिया ने कुछ इसमें किया तो ये पूरा का पूरा मुद्दा WTO में उठेगा, डेवलप कंट्रीज बवाल करेंगे और एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो आने वाले समय में क्या होगा वो देखना बाकी है। इंडिया ने ये डिसाइड किया है, अब कैसे इसको प्रोसीड करते हैं, कैसे WTO में ये मामला जाता है और कैसे इसके ऊपर फाइनल विचार किया जाता है, वी विल सी अबाउट इट वेरी सून।
जाने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, वो इस क्वेश्चन के बाद दूंगा। तब तक आप ये क्वेश्चन कीजिए और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यू समटाइम्स फाइंड द टर्म्स एम्बर, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स? ये किस संदर्भ में, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के संदर्भ में आप इन टर्म्स को देखते हैं? और इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये है कि देखो, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ऑप्शनल बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना ऑप्शनल को तैयार किए आप मेंस नहीं कर सकते क्रैक। और अगर आपने ऑफिसर बनना है तो मेंस यू हैव टू क्रैक दैट। और अच्छे ऑप्शनल की तैयारी के पीछे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें कि अच्छा फैकल्टी, अच्छा कंटेंट, रेगुलर क्लासेस और उन क्लासेस की नियमित रूप से मिलने वाली रिकॉर्डिंग्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हमारे ऑप्शनल ये सब्जेक्ट्स हैं जो हम ऑप्शनल में ऑफर करते हैं। इनके बैचेस इन डेट्स पे स्टार्ट हो रहे हैं जो आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त दोस्तों स्टडी आईक्यू में आज़ादी के अमृत महोत्सव पे मैक्सिमम डिस्काउंट की सेल चली है। तो CS लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप मिनिमम, न्यूनतम मूल्य पे इन ऑप्शनल में एनरोल कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए आपको ये दिखा दूं कि ऑप्शनल में देखो हम नोट्स का सिस्टम फॉलो करते हैं। तो देखो जैसे PSIR में हम नोट्स आपको खुद से बना के देंगे, ठीक है? नोट्स बनाने में आपका समय व्यर्थ नहीं होगा। तो ये नोट्स बनाकर कई सारी ग्रंथ और बल्कि बुक्स को हम समराइज करते हैं। उसकी मदद से आप अपने ऑप्शनल को 4 से 5 महीने में बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं अलॉन्ग विद GS। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आपने अगर एनरोल करना है GS और ऑप्शनल में एक साथ करें, राइट? तो ऐप में आप जाओगे, जब ऐप में आप ऐड करोगे अपने कार्ट में स्टडी आईक्यू के P2I कोर्स को, तो उसमें आपके पास ऑप्शन आएगी टू ऐड एन ऑप्शन। जैसे कि मैंने शशांक सर का PSIR यहाँ पे ऐड कर दिया और इस पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, इस पे और थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है? अकेला ऑप्शन अगर कोई एस्पिरेंट लेता है तो उसको 13,000 का मिलेगा बाय यूजिंग द कोड CS लाइव आफ्टर डिस्काउंट। और अदरवाइज P2I के साथ CS लाइव कोड यूज करने पे आपको ऑप्शनल केवल 10,999 में ऐड हो जाएगा। तो आपको मात्र 37,998 रुपीज देने पड़ेंगे फॉर GS एंड ऑप्शनल। यूजुअल डेज में ये कोर्स 30,000 का होता है। तो आप समझ लो कि 30,000 प्लस 8,000 में P2I प्लस ऑप्शनल एक साथ मिल रहा है। 30,000 में सिर्फ P2I होता है। तो ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, इसका पूरा फायदा लें, एनरोल करें, कोड यूज करें CS लाइव, और बहुत जल्द अब क्लासेस में आपसे मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।